प्यारे स्टूडेंट, अभी पार्ट 2 में केमिस्ट्री का चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पीएच वैल्यू। तो हमने बताया पीएच वैल्यू होती क्या है, आपको हमने बता दिया। पीएच मान उसे कहते हैं जब किसी भी आयन सांद्रण का लघु गुणक होता है, उसे पीएच वैल्यू कहते हैं। तो हमने जो पिछली वीडियो में आपको फॉर्मूला बताया था, पीएच इजकल टू माइनस के लॉग एच प्लस आयन। अब देखो यहाँ पे H प्लस का जब कोष्टक बंद किया गया था तो वो इसका सांद्रण है। अब उससे आगे जो हम पढ़ते हैं जल का आयनिक गुणनफल, उससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, जल का आयनिक गुणनफल। आपको सबसे पहले हेडिंग बनानी है जल का आयनिक गुणनफल, ये आपको हेडिंग बनानी है। हेडिंग बनाने के बाद आपको जो इसमें लिखना है, ये यहाँ से लिखना है 25 डिग्री C पर, यहाँ से नोट करना है जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻⁴ होता है। ये पूरा यहाँ तक तुम्हें करना है। pH मान 7 होता है, यहाँ तक पूरा करना है। ओके, ये आपको यहाँ तक करना है, पूरा नोट करना है आपको, ये पूरा नोट करना है। अब देखो हम आपको बता दें कि जल का आयनिक गुणनफल, देखो जब जल होता है तो जल को कैसे बनाया जाता है, हम आपको रिएक्शन बता देते हैं। जल को जब बनाया जाता है तो H प्लस OH एरो H2O ऐसे करके बनाया जाता है जल को। तो जब H2O होता है तो H प्लस होता है, यहाँ पर OH माइनस होता है, ठीक है। H पे प्लस क्या हो गया, यहाँ पे अम्ल हो गया, OH माइनस क्या हो गया, क्षार हो गया। दोनों को हमने मिलाया तो क्या बन गया, H2O बन गया। तो ऐसे ही 25 डिग्री C पर जल का आयनिक गुणनफल हम जो निकालेंगे वो 1 × 10⁻⁻14 होता है। 25 डिग्री C पर जो जल का आयनिक गुणनफल होता है वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है। अब देखो 10⁻⁻14 होता है, ये हमने रिएक्शन की, देखो ये हमने रिएक्शन की है। तो H प्लस इंटू OH माइनस, यदि दोनों को हम मिला दें, दोनों ये तत्वों दोनों को हम मिला देंगे तो क्या होगा, 1 × 10⁻⁻14 होगा। अब देखो शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में H प्लस तथा OH की संख्या समान होती है। जैसे या तो जैसे जल कैसा हो, शुद्ध हो या उदासीन हो। उदासीन विलयन में जानते हैं जिसमें ना तो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो ना क्षार की मात्रा ज़्यादा हो, ना ही पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो। तो H प्लस इजकल टू OH माइनस इजकल टू 1 × 10⁻⁻7, क्योंकि देखो 14 है यहाँ पे क्या 14। अब इसको हम आधा आधा जब करेंगे तो जब पावर होगी 1 × 10⁻⁻7 होगी, क्योंकि 2 का इसमें डिवाइड हो गया। जब 2 का डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, तो शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन में जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण है वह 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। वह शुद्ध जल तथा उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। ये आपको नोट करना है, पूरा नोट करना है। मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद जब जल का आयनिक गुणनफल हो गया तो यहाँ पे मैं कुछ आपको टेबल दे रहा हूँ, उसमें कुछ विलयन लिखे हुए हैं। विलयन के साथ साथ उनकी जो प्रकृति भी लिखी हुई है, अम्लीय प्रकृति है कि क्षारीय प्रकृति है। उसके बाद उनके pH वैल्यू भी लिखी हुई है, किसकी pH वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद करनी है। जैसे लार का देखा खाने से पहले जो इसकी pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.8 से लेकर 7.4, जो अम्लीय क्षार की होता है। ओके, उसका बाद देखिए लार खाने के बाद 5.8 से लेकर 6.3 जो कि अम्लीय प्रकृति होती है। ये ऐसे करके आपको याद करने हैं, बस ये क्या करने हैं, लर्न करनी है तुम्हें। क्या करने हैं, लर्न। आप चाहें तो इसको लर्न मत करना, ओनली आप चाहें तो इसको लर्न मत करना। इसको आप क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, आप इसको क्रॉस कर सकते हो। आपको जो नोट करना है वो सबसे पहले विलयन बनाना है, विलयन का लगभग pH मान बनाना है, उसका विलयन की प्रकृति बनाना है। इन तीनों नोट करना है और इन्हें आपको क्या करना है, लर्न भी करना है। क्या करना है, लर्न। उसके बाद देखो जो हमारा दैनिक जीवन होता है उसमें pH मान की बहुत ही महत्वता होती है। ये आपको हेडिंग बनानी है, pH मान ऐसा कपड़ों को, ये आपको पूरी हेडिंग बनानी है, ये वाली आपको हेडिंग बनानी है ये। ओके,
एडिंग बनाने के बाद अब हम आपको कुछ मेन पॉइंट बताते हैं कि पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। सबसे पहले पीएच हमारे शरीर में तथा वातावरण में अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो पीएच मान होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, अनेक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे हम हमारे शरीर के अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, क्षार की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए, या कोई गैस वगैरह क्या होता है, अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो हमारे शरीर में दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ों को वो क्या करता है, पीएच जो मान होता है वो क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाने को पचाने में पीएच मान होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। ओके, तो जो पहला पॉइंट तुम बनाओगे वो बनाओगे हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य। और जो हमारे पाचन तंत्र में पीएच का कार्य है तो इसमें आपको नोट करना है, ये एडिंग बनानी है आपको। एडिंग बनाने के बाद ये आपको यहाँ से नोट करना है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसका पीएच लगभग 1.2 होता है। यह आमाशय को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। ये आपको यहाँ तक करना है, आपको यहाँ तक नोट करना है। ओके, अब हम आपको समझाते हैं जो हमारा पाचन तंत्र क्या होता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो खाने को पचाया जाता है, पाचन होता है पचाना। तो हमारी जो आमाशय होती है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है। तो ये क्या करता है, 1.2 होता है। जो हम खाना खाते हैं उस खाने को ये पचाने में सहायता करता है। क्या करता है, खाने को पचाने में सहायता। दूसरा आपको नोट करना है, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का नष्ट होना। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आता है कि हमारे जो दांत होते हैं वो कितने पीएच वैल्यू पर गिरने लग जाते हैं। तो यदि 5.5 से कम हो पीएच वैल्यू तो हमारे दांत क्या गिरने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से नोट करना है। हमारे दांतों पर यहाँ से आपको नोट करना है, हमारे दांतों पर एक कठोर पदार्थ कैल्शियम फास्फेट की परत होती है। कैल्शियम फास्फेट को इनेमल भी कहते हैं। ये शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है और ये हमारे दांतों को रोकता है। किंतु हमारे मुंह के पीएच मान का 5.5 से कम होने पर एनामल का संरक्षण होने लगता है। यहाँ तक, ये आपको यहाँ तक नोट देखो। इसमें क्या है, यदि हमारे पीएच जो मान होता है वो हमारे दांतों को भी बचाता है। यही रीज़न होता है कि जो हम कोलगेट करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि कोलगेट हम करते हैं दांतों की सफाई करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, दांतों की सफाई तो होती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, जो हमारी पीएच वैल्यू जो होती है, जो अम्ल होते हैं, वो जो कोलगेट होती है उसमें क्षार होता है, हमारे मुंह में अम्ल बनता है। तो जब क्षार अम्ल से क्रिया करेगा क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसलिए हम कोलगेट करते हैं ताकि वो हमारी जो अम्ल की मात्रा बढ़ रही है उसको वो कम कर सके, जिससे कि हमारे दांत जो है गिर ना सकें। ओके, ये आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पौधों और पशुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। देखो, पौधों और पशुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता क्या होती है, जीवित, ये आपको यहाँ से नोट करना है। यहाँ से, जीवित प्राणी केवल समुचित पीएच दशाओं में ही जीवित रह पाते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच प्रास के बीच ही सुखपूर्वक कार्य करता है। ये आपको यहाँ तक नोट करना है, ये आपको यहाँ तक नोट करना है, कार्य करता है। उसके बाद आपको यहाँ से नोट करना है, वर्षा का जल का पीएच मान जब 5 पॉइंट कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। आपको यहाँ तक नोट करना है। ओके, ये एक लाइन ये नोट करनी है आपको और एक 1.5 लाइन ऊपर से। तो हम आपको बता दें, कोई भी प्राणी होता है यदि उसके शरीर के अंदर या कोई भी पौधा हुआ या कोई भी पशु हुआ, ठीक है, तो यदि वो पीएच जो वैल्यू है वो सही है, जब 7 से 7.8 तक है पीएच वैल्यू, तो जो हमारा शरीर है वो कार्य अच्छी तरह से करेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि ज़्यादा होती है, कम होती है तो हमें दिक्कत हो जाती है। और जो वर्षा होती है, कभी कभी आप कहते हो कि अम्लीय वर्षा हो रही है, जो क्या करती है, हमारी त्वचा को जला देती है, पेड़ पौधों को जला देती है। वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 5.6 से कम हो जाती है। कितने से कम हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है। और जब उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। ओके,
अब आपको मैं कुछ यहाँ पर आपको अम्ल दे रहा हूँ जो प्राकृतिक अम्ल है, जो प्रकृति के द्वारा पाए जाते हैं, और कुछ यहाँ पर उनके स्रोत भी दे रहा हूँ मैं, उनके साधन क्या क्या हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये आपको नोट करने हैं। तो सबसे पहले जो आपको नोट करना है वो क्या करना है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे रखे हैं आपको प्राकृतिक अम्ल दे रखे हैं। सबसे पहले अम्ल कौन सा है, देखो सिट्रिक अम्ल। अब सिट्रिक अम्ल है, ये किससे प्राप्त होता है, नींबू और संतरा से प्राप्त होता है। ओके, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, ये किससे प्राप्त होता है, खट्टे दूध, जैसे दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो बोलते हैं ना, यही होता है। उसके बाद ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें मिलता है, टमाटर, खट्टी बीट। ओके, इसका टार्ट्रिक अम्ल, जिसको टार्ट्रेटिक बोलते हैं, इमली और अंगूर, जो कि इमली और अंगूर में प्राप्त होता है। उसका एसिटिक अम्ल, सिरका में, सिरका जानते ही हो, जो तभी तो बोला जाता है कि हमें चाउमीन नहीं खानी चाहिए, क्योंकि चाउमीन खाने से क्या होता है, उसमें सिरका होता है, जो कि सिरके से एसिटिक अम्ल बनता है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही हानि पहुंचाता है। उसके बाद मेथेनॉइक अम्ल, ठीक है, मेथेनॉइक अम्ल कहाँ से मिलता है, चींटी का डंक, जैसे चींटी काटती है तो हमें एक जलन सी होती है, वो मेथेनॉइक अम्ल के कारण ही होती है। उसका मौलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल मिलता है सेम में, किसमें, सेम में। ये आपको नोट करने हैं और लर्न करना है। ओके, उसके बाद एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन लिखा है मैंने पीएच के ऊपर। जैसे अभी फॉर्मूला हमने आपको बताया, पीएच इजकल टू माइनस के लॉग 10, ठीक है, माइनस के लॉग 10 बेस में होता है एच प्लस। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है, इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में दे क्या रखा है। देखो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण ये दे रखा है, तो बात किसकी चल रही है, OH माइनस की चल रही है। तो क्या दे रखा है, OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर। हम जानते हैं सूत्र से, सूत्र क्या आता है, पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग 10 H प्लस। और देखो H प्लस, तो सबसे पहले H प्लस की वैल्यू रखने के लिए हमारे पास H प्लस होना चाहिए। जब H प्लस होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम H प्लस की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, H प्लस की वैल्यू। देखो हम जानते हैं जल के आयनिक गुणनफल से, जल का आयनिक गुणनफल हमने आपको भी बताया, H प्लस OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। तो देखो H प्लस इंटू OH की वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्योंकि OH की जो वैल्यू दे रखी है OH माइनस OH इक्वल टू जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 1 × 10⁻⁻10, 1 × 10⁻10 ये दे रखा है। तो H प्लस के इक्वल टू 1 × 10⁻10 इक्वल टू, और वैल्यू क्या है, 1 × 10⁻14। और देखो H प्लस जब निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये इसके नीचे चला गया, तो इससे इसकी पावर क्रॉस होगी, 1 से निकल गया। तो H प्लस आयन इक्वल टू क्या बचा, 10⁻⁴। जब यहाँ पर 10⁻⁴ बचा, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर। तो पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग 10 माइनस का 4 हो गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, हमें निकालना है क्या, पीएच वैल्यू निकालनी है। इसका आगे चलेंगे तो देखो पीएच इक्वल टू, और देखो हमने क्या किया, 4 को आगे लेके आए, जो माइनस का 4 लिखा हुआ है उसको हम आगे लेके आएंगे, तो आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस के 4 log 10 ओके, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो pH इक्वल टू 4 × 1, pH इक्वल टू क्या है, 4 × 1, तो pH इक्वल टू 4। ओके, अब हम आपको सूचक बताते हैं, सूचक किसे कहते हैं, क्या होता है, सूचक किसे कहते हैं। देखो हमने पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, लवण अभी आप पढ़ोगे सूचक क्या होता है, आपको हम सूचक बता देते हैं। देखो अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अम्ल क्षार वे सूचक होते हैं जिनका
अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में क्या होता है, दूसरा रंग होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक अमीन कह सकते हैं। जो अम्ल बने उनका तो कलर कुछ और होगा, लेकिन जैसे हम उनका क्षार बनाएंगे तो क्षार बनाते क्या होगा, उनका कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज। ऐसे उसका आता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण उसमें क्या होती है, देखो उदासीनीकरण, सबसे पहले हम उदासीनीकरण देखते हैं। उदासीनीकरण होता क्या है, उदासीन माने होता है किसी चीज़ के चार्ज हटा देना, किसी चीज़ से क्या कर देना, चार्ज को समाप्त कर देना। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला गया तो ना तो उसको मरा हुआ कह सकते हैं और ना उसको जिंदा कह सकते हैं, वो एक तरह का उदासीन हो गया। ऐसे उदासीनीकरण क्या है, जब जो आपको नोट करना है, उदासीनीकरण नोट करना है, जलीय विलयन में वह अभिक्रिया जिसमें H+ आयन तथा OH- आयन आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं, उदासीनीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदासीनीकरण। क्योंकि देखो H+ हो गया, OH- हो गया, दोनों क्रिया करेंगे, H पे पॉजिटिव लगा हुआ है, OH में नेगेटिव लगा हुआ है। जब दोनों क्रिया करेंगे तो दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनके ऊपर से जो भी चार्ज लगा हुआ है वो हट जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण। उसके बाद आता है लवण। लवण क्या होता है, देखो लवण क्या होता है, किसी अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। क्या होता है, किसी अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे NH3 अमोनिया हो गया, HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। देखो NH3 क्या हो गया, क्षारक हो गया, और HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों की अभिक्रिया हमने कराई तो लवण बन गया। क्या बन गया, लवण। ये कैसा है, उदासीन। तो क्या हो गया, हम क्षारक और अम्ल को मिला के क्या बन गया, लवण बन गया। ओके, तो लवण समझ में आ गया। जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। ये पूरा आपको नोट करना है। उसके बाद देखो लवणों का वर्गीकरण दे रखे हैं, ये आपको नोट करने हैं, ठीक है। और देखो लवणों का वर्गीकरण, लवण 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सामान्य लवण, और देखो सामान्य लवण भी होते हैं जिसमें H+ या OH- नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं, जिसमें H+ या OH- नहीं होते। जैसे देखो NaCl। अब NaCl में देखो Na को ऐसे करो, देखो NaCl में आप क्या करोगे, NaCl को आप कैसे नोट कर सकते हो, Na उसके बाद कॉमा Cl। ओके, देखो Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो यहाँ पे हमने देखा H और या OH कहीं आया है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, सामान्य लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण भी होते हैं जिनमें H+ होते हैं। क्या होते हैं, H+, जैसे NaHSO4। अब NaHSO4 हो गया तो Na अलग करोगे तो H+ निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसमें से भाई H निकलेगा, तो क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। ये क्षारकीय लवण, देखो जैसे अम्लीय लवण में क्या हो गया, H+ हो गया, ऐसे क्षारकीय लवण में क्या होगा, OH-, क्या होगा, OH-। जैसे एग्जाम्पल, ये सारे आपको नोट करने हैं। ओके, ये आपको कंटिन्यू नोट करने हैं जितना मैं बता रहा हूँ नोट्स में। उसके बाद मिश्रित लवण। मिश्रित लवण होता है मिलना किसी चीज़ का, जब वे लवण जिसमें एक से अधिक प्रकार के धनायन ऋणायन होते हैं, जिसमें एक से अधिक प्रकार के या तो धनायन हो या क्या हो, ऋणायन हो, क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्रित लवण। जैसे NaKSO4। ओके, ये क्या हो गया, मिश्रित लवण हो गया। उसके बाद जो 5वां पॉइंट है, द्विक लवण। ये आपको द्विक लवण लिखना है, यहाँ से लिखना है, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। यहाँ तक लिखना, उसका भी एग्जाम्पल लिखना। ओके, वो क्या कर रहा है, यदि दो सरल लवणों को मिलाया जाए और मिलाने के बाद उनका वाष्पीकरण किया जाए तो उनसे जो लवण प्राप्त होता है उसको द्विक लवण बोला जाता है, जैसे पोटेशियम या फिटकरी। ओके, संकर लवण में ये आपको यहाँ से नोट करना है। संकर लवण, देखो संकर लवण का वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, संकर लवण कहलाते हैं। वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसंयोजक बंध बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संकर लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर लवण। समझ में आया।
उसके बाद देखो आपको हेडिंग बनानी है लवण जल अपघटन, ये हेडिंग बनानी है। इसमें आपको यहाँ से लिखना है, अब हम समझाते हैं। ये समीकरण भी लिखना है पूरा, ठीक है, यहाँ तक आपको नोट करना है। देखो लवण जल अपघटन क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। अब देखो क्या है, जैसे कोई भी लवण है वो क्या हो, अभिकृत हो जाए, अभिकृत मतलब टूट जाए, और टूटने के बाद वो अम्लीय भी हो जाए और क्षारीय भी हो जाए, या तो अम्लीय हो जाए या क्षारीय हो जाए या उदासीन भी हो जाए, कोई भी विलयन हो सकता है, उसको क्या बोला जाएगा? वो क्रिया कहलाएगी लवण का जल अपघटन। क्या कहलाएगी? लवण का जल अपघटन। जैसे H2O लिया, एक तरह का लवण हो गया, इसकी रिएक्शन हमने कराई तो H+ हो गया, OH- हो गया। ओके, लवण जल अपघटन आपकी समझ में आ गया। इसके बाद लवण जल अपघटन आपकी समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक, आज ये वीडियो यहीं पे फिनिश होती है। ओके, इसे देखें, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करें।